नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज की कक्षा के साथ मैं शुरुआत करूंगा ग्रामीण विकास के बारे में। चैप्टर 3 है हमारा, जिसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज ये दो टॉपिक दिए हुए हैं। तो आज की कक्षा में हम पहला टॉपिक जो कि ग्रामीण विकास है उसे कवर अप कर लेंगे और अगली कक्षा में जो है हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि पंचायती राज है। तो बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत बरतिए, क्योंकि ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसीलिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं ताकि आपकी जो आरएस परीक्षा की तैयारी है उसको आप और अधिक सुदृढ़ कर सकें और बिना किसी कोचिंग के चक्कर में पड़े आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरा यही प्रयास है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये चीजें पहुंचे और इसीलिए मेरी कक्षाओं में कम फालतू की बातें कम होकर के जो आपके उपयोगी बातें हैं उन्हीं पर मैं फोकस करता हूं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनके बारे में जो पिछले वर्ष रही। तो चूंकि पिछला पूरा का पूरा साल जो है वो कोविड-19 महामारी की वजह से ग्रस्त रहा और बड़ी मात्रा में काम धंधे बंद होने की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी कामगार हैं उनका पलायन हुआ और इसीलिए एक योजना जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिसका नाम रखा गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कुल 6 हमारे ऐसे राज्य हैं जिनमें राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इन 6 राज्यों में लगभग 116 ऐसे जिले चयनित किए गए जहां से सबसे बड़ी मात्रा में प्रवासी लोग काम के लिए जाते हैं और वो वापस आ चुके थे। तो वहां पर इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से राजस्थान में 22 जिलों में काम ऐसे लोगों को दिया गया और कुल 50 लाख के करीब मानव दिवस सृजित किए गए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना ने भी इस कोविड-19 के दौर में लोगों को जो है जीवन जीने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध किया और 2020-21 में दिसंबर 2020 तक कुल 70 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करके 34 करोड़ के करीब मानव दिवसों का सृजन किया। ये 3432 लाख है तो ये लगभग 34 करोड़ हो जाता है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। इसी तरह से और भी जो बदलाव इस दौरान किए गए हैं उनमें है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ये एक योजना है जिस पर आगे हम अभी चर्चा करेंगे। तो इस योजना में अब की बार जो 2.25 करोड़ की कुल राशि होती है उसमें से 1 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग केवल स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा, क्योंकि कोरोना ने बड़ी मात्रा में लोगों की जान ली, तो ऐसे में अपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार ने कहा कि 1 करोड़ की राशि केवल और केवल इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए खर्च की जाएगी। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी और इस योजना का मूल उद्देश्य जो गांधी जी का एक आदर्श ग्राम का सपना था, उस सपने के अनुसार प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन करके उसे उन गांधीवादी मूल्यों के आधार पर विकसित किया जाना रखा गया था। गांधीवादी मूल्यों में जो है पशुओं का संरक्षण, इसी तरह से कुटीर उद्योगों का विकास, मद्यपान और जो मांस भक्षण है इन चीजों पर रोक लगाना और इस तरह की चीजें थी। तो इन सभी चीजों को जो है अपनाने का काम इन गांवों में किया जाएगा महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना में। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ग्रामीण खंड है उसमें दिसंबर 2020 तक 2 लाख से भी अधिक नए आवास भी निर्मित किए गए। ग्रामीण क्षेत्र में जो उपलब्ध संसाधन है उनसे बायोफ्यूल का जो उत्पादन करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्यूल में राजस्थान बायोफ्यूल नियम 2019 लागू किए गए थे, जिनके अंतर्गत 6 बायोडीजल उत्पादक और 10 रिटेल आउटलेट का पंजीकरण भी हो चुका है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपके स्टार्टिंग जो है इस चैप्टर के उसके इंट्रोडक्शन में दी हुई है। मैंने इसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रामीण विकास के बारे में। यहां से आपको 10 नंबर का प्रश्न बन सकता है आपके आरएस की मुख्य परीक्षा में। इकोनॉमिक रिव्यू से हर बार प्रश्न आते हैं, स्ट्रेट प्रश्न बड़े वाले यहीं से लिए जाते हैं। ग्रामीण विकास दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर फोकस करता है। इसके मूलभूत उद्देश्य होते हैं ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराना और इसके साथ साथ उन्हें गांव में ही बेहतर रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करवा करके ग्रामीण लोगों को भी एक उन्नत जीवन शैली प्रदान करना होता है। इसीलिए
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग एक हमारे राज्य में काम करता है और ये जो विभाग है ये अलग अलग योजनाओं को क्रियान्वित भी यहाँ पर करता है। बहुत सी योजनाओं में पहले जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। इनमें आजीविका अर्थात जीवन जीने के लिए रोजगार की परियोजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जब किसान खाली रहते हैं उनके पास कृषि गतिविधियां नहीं होती है, DRDA प्रशासन प्रायोजित जो है योजनाएं इसमें सम्मिलित है। इसी तरह से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, देखिए जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये कौन से मंत्रालय से हो रहा है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। जबकि एक और कार्यक्रम है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कौन से मंत्रालय द्वारा हो रहा है? गृह मंत्रालय द्वारा, क्योंकि सीमा का जो मुद्दा है वो गृह मंत्रालय में आता है। आपको पता होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती है वो भी गृह मंत्रालय के ही अधीन होती है, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। तो सीमावर्ती एरिया का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसी तरह से राज्य सरकार द्वारा भी विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्व विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। तो देखिए 3 योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, एक योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की है और एक योजना गृह मंत्रालय की है। ये आपको याद रखना है। योजनाओं का मूल उद्देश्य जैसा मैंने बताया, ग्रामीण लोगों को रोजगार के अच्छे संसाधन उपलब्ध कराना, स्वरोजगार को बढ़ाना जिससे उनकी गरीबी कम हो और उनको मूलभूत आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, और जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको मिटाना, चाहे वो आवास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र हो, सभी में ये सम्मिलित है। चलिए एक एक करके हम सभी योजनाओं का संक्षेप में परिचय कर लेते हैं और इनको साथ के साथ आप याद करते जाएं और रिवीजन भी करते जाएं। पहली योजना है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़ी। तो पहले हम ये परिषद के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए, विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के अधीन ही अक्टूबर 2010 में एक ऑटोनोमस काउंसिल स्थापित की गई थी, स्टैब्लिश की गई थी, जिसका नाम था राजीविका। ठीक है, तो राज और आजीविका को जोड़ करके इसका नाम राजीविका रखा गया। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 में पंजीकृत है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि राजस्थान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कौन सा लागू है, तो 1958 का ये पंजीकृत अधिनियम जो है यहाँ पर लागू है। इसी के अधीन, इस पंजीकरण अधिनियम के अधीन ही इस राजीविका अर्थात RGAVP को जो है रजिस्टर किया गया था। ग्रामीण आजीविका के जितने भी काम हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं। सोसाइटी के जो मूलभूत उद्देश्य हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धन लोग हैं उनके लिए स्थायी वित्तीय और संस्थानिक आधार को डेवलप करना, सतत आजीविका मतलब कंटिन्यूअसली उनको रोजगार मिले उसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करना, जो विभिन्न प्रकार की लोक सेवाएं हैं खासकर वित्तीय समावेशन से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाना, और जो बाहरी बदलाव लगातार समाज में हो रहे हैं, आधुनिकीकरण जो हो रहा है उसके प्रति उनकी जो भी व्यवहार क्षमता है उसको बढ़ाना इसमें सम्मिलित है। जितने भी हमारे निर्धन हैं उनके लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित गणना जिसको हम बोलते हैं SECC 2011 उसको आधार बनाया गया है, और इसके अलावा सर्वेक्षण और सहभागिता के माध्यम से इन्हें जोड़ा जाता है। अब ये जो राजीविका है ये कुछ योजनाओं को लागू कर रही है जिनको भारत सरकार ने वित्त पोषित किया है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक मिशन मोड पर संचालित होने वाली योजना है जिसके अंतर्गत आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए धन अलोकेट किया जाता है और इसके माध्यम से रोजगार से जुड़े कार्यों को इन क्षेत्रों में संपन्न किया जाता है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में वर्तमान में आयोजित हो रही है। बस इतना सा याद करना है, कितने करोड़ का काम हुआ ये आपको याद नहीं करना है। तो पहला तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राजीविका द्वारा चलाया जा रहा है। तो पूछ लेंगे कि राजीविका द्वारा चलाई जाने वाली कोई 2 परियोजनाएं बताइए। ये 2 नंबर वाला प्रश्न आ सकता है। प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना।
राजीविका जो भी योजनाएं लागू करती है उनमें संगठनों का निर्माण करना, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना, क्षमता संवर्धन करना, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के काम करना, कन्वर्जेंस करना और आजीविका का विकास करना, ये सारी गतिविधियां सम्मिलित है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी प्रगति दे रखी है, उस पर आपको हमें कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें से कोई स्पेशल प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लंबी अवधि से चली आ रही एक योजना है, जिसको एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, एक एक्ट बना करके और इसको लोगों का हक बना दिया गया है। अब ये अधिकार बन गया है लोगों का कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 100 दिन तक का सुनिश्चित रोजगार एक वित्तीय वर्ष में दिया जा सकता है। तो आजीविका सुरक्षा के लिए ऐसे सभी परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलता है, जिसके वयस्क सदस्य जो हैं उनको अकुशल शारीरिक श्रम करना पड़ता है और उसी के हिसाब से इनको मजदूरी भी मिलती है। योजना में बहुत से टर्म्स हैं जिनको आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ से 4 सेंटेंस वाले बहुत से प्रश्न आएंगे। पूछ लिया जाएगा कौन सी एक नरेगा के संबंध में सही कथन है, या निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव कीजिए, इस तरह के प्रश्न। तो पहली बात तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसमें ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी जो वहां पर हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, वो पंजीकरण के योग्य हैं, ठीक है। लाभान्वित जितने भी होंगे, अर्थात अगर 100 लोगों को काम दिया जाता है तो कम से कम 1/3 इसमें महिलाएं होंगी। परिवार के सभी जो वयस्क सदस्य हैं, अर्थात 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं, उनको पंजीकरण के 15 दिन में फोटो युक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं, जिनमें उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दर्ज होता है। इसी तरह से रोजगार हेतु जो आवेदन दिया जाए, उस आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दे दी जाएगी। आवेदक की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी इसमें दी गई है। आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार अगर उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाता है। जो भी काम करवाया जाएगा वो गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में होगा। अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी, क्योंकि किसानों के लिए यातायात साधनों के अभाव में ऐसे स्थानों पर जाना थोड़ा दूभर हो जाता है। किए गए कार्य के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। एक एरिया अलॉट किया जाता है जहां से उनको वो काम करना होता है। जितने प्रतिशत वो काम करते हैं उसी के हिसाब से मैक्सिमम मजदूरी की दर पर प्रतिशत भुगतान यहाँ पर होता है। इसके साथ ही यहाँ पर सोशल मुद्दे भी उठाए गए हैं, जैसे कि कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, फर्स्ट एड सुविधा और शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक रखा गया है। ग्राम सभा जो है उसका काम होता है कि कौन से काम करवाए जाने हैं और वार्षिक कार्य योजना कैसे तैयार करनी है। तो नरेगा में कार्यों का चयन और वार्षिक कार्य योजना अर्थात पूरे एनुअल में जो भी वर्किंग प्लान है वो बनाना ग्राम सभा का काम है। और आप सभी जानते हैं कि ग्राम सभा में उस क्षेत्र का पंजीकृत जो 18 साल से अधिक का जो नागरिक है वो सम्मिलित होता है। कोई भी काम ठेकेदारों द्वारा या फिर श्रम विस्थापित मशीनों से करवाने की अनुमति नहीं है। हालांकि छुपे हुए आज भी लोग कई जगह जो है इस तरह से मशीनों से काम करवाते हैं। ग्राम सभा द्वारा इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिटिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। इसका मतलब कि किए हुए काम का आसपास के समाज पर और वहां के लोगों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है, क्या उससे कोई बदलाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान बैंक और डाकघर के माध्यम से होता है, जिससे कि बिचौलिए पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ग्राम सभा को योजना की प्रगति और कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किया जाता है और ग्राम सभा की ही जिम्मेदारी है कि योजना के अंतर्गत किए जाने वाले सभी कार्यों को समय पर संपन्न किया जाए। इसके अलावा एक प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली, जो भी ग्रीवियंसेस होती हैं उनको दूर करने का काम भी इसमें किया जाना है। तो ये सारा का सारा काम इसके अंतर्गत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल मिलाकर के 34 करोड़ मानव रोजगार दिवसों के माध्यम से 70 लाख लोगों को दिसंबर 2020 तक इसमें काम दिया गया है। तो ये तो बात हो गई किसानों के लिए, जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए पहली चीज की जो है रोजगार। जब रोजगार की व्यवस्था हो गई तो अब बारी आई आवास की। तो इसीलिए सरकार ने खोली एक और योजना जिसको बोलते हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो जो पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना इस क्षेत्र में चलाई जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवारों को आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही थी, उसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पुनर्गठित कर दिया गया है। योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2016 को किया गया था। योजना के अंतर्गत लाभार्थी के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 में से किया गया है। इस योजना में जितने भी लाभार्थी हैं उनको अपना पक्का मकान बनाने के लिए, जिसमें छत हो, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट छत जो हो, उसके लिए 1,20,000 की राशि देय है। हालांकि वर्तमान महंगाई को देखते हुए राशि बहुत कम है, लेकिन फिर भी इससे कई किसानों को प्रेरणा मिली है और कई ग्रामीण गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने अपने मकान भी बनाए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि भी इसमें देय है। मनरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 90 मानव दिवस तक की मजदूरी भी इसमें मिलती है और जो भी राशि इसमें खर्च होती है उसका व्यय केंद्र और राज्य के द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। तो जो फंडिंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की है वो 60:40 में इन दोनों के द्वारा वहन की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ पर स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए विधायकों को और सांसदों को एक कोष मिलता है प्रत्येक वर्ष, जिसके माध्यम से वे विभिन्न प्रकार के परिसंपत्तियों के निर्माण और आधारभूत संरचनाओं के लिए काम करवा सकते हैं। प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर साल 2.25 करोड़ रुपए के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ नियम कायदे कानून है, जैसे कि जो पूरी की पूरी राशि है उसका लगभग 20% कम से कम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के विकास पर खर्च करना होता है, मतलब उनके विकास से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करना होता है। इसी तरह से पेयजल, सड़कों का निर्माण हो गया, जल निकासी प्रणाली का जो सीवेज ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड काम, राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण के काम, टैंकों की सफाई हो गई, जल स्रोतों का विकास करना, पर्यटन स्थलों का विकास करना और ऐसे बहुत से स्थानीय कार्य जो कि पंचायती राज के अंतर्गत हमारी अनुसूची 9 के अंतर्गत दिए गए हैं, अनुसूची 11 के अंतर्गत दिए गए हैं, उन सभी कार्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और 2020-21 और 2021-22 में जो आदेश निकाले गए हैं उनके अनुसार इस आवंटित राशि में से 1 करोड़ रुपए की राशि सीधे सीधे स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के लिए व्यय करना आवश्यक बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में। जिस तरह से विधायकों को 2.25 करोड़ मिलते हैं, उसी तरह से सांसदों को भी राजस्थान राज्य से जितने भी सांसद और जो राज्यसभा सदस्य हैं, जैसे कि 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा सदस्य हैं, उनको प्रत्येक लोकसभा सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र विकास के लिए 5 करोड़ रुपए तक की राशि के कार्य हेतु जिला कलेक्टर जो है वो अनुशंसा प्राप्त करता है। अनुशंसा की जा सकती है किसके द्वारा? सांसद के द्वारा। संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राज्यसभा के निर्वाचित सांसद हैं वो किसी भी जिले में चाहें तो कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। और यदि कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति है पूरे देश में, तो सांसद अपने स्थानीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण का काम उस आपदा से ग्रस्त क्षेत्र में करवा सकते हैं। तो ये जो आपदा का मामला है ये केवल सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में है, ये विधायक वाली योजना में नहीं है। उद्देश्य क्या है? वही सुविधाएं और परिसंपत्तियां, सुविधाओं और परिसंपत्तियों का सृजन करना इसमें सम्मिलित है। कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता और जहां तक संभव हो संबंधित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां 75 दिवस में करना आवश्यक होता है। अच्छा, सरकार ने इस बार के लिए निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी में इस योजना को वर्ष 2020-21 और 2021-22 में नॉन ऑपरेशनल रखा गया है, क्योंकि सरकार के फंड्स जो हैं कोरोना की बचाव और उसके रोकथाम के लिए लगे हुए हैं, तो ऐसे में इस योजना को अभी के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। अगला है हमारा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। राज्य में मेव जाति के जो बहुल क्षेत्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर के 12 खंड सम्मिलित हैं, उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं मेवात क्षेत्र। और इन मेवात क्षेत्रों के ही विकास के लिए राजस्थान सरकार ने अब से लगभग 25 वर्ष पहले 1986-87 में 35 वर्ष पहले ये मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इसके माध्यम से
इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की अतिरिक्त जो है व्यवस्था करने की बात कही गई थी, क्योंकि मेवात क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र यहाँ पर माना जाता है और इसीलिए मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी यहाँ पर हुई। इसी तरह से अगला जो कुछ पिछड़ा एरिया है हमारे, वो सीमा क्षेत्र के एरिया है। खास करके हमारे जो 4 सीमावर्ती जिले हैं जिनमें गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर सम्मिलित हैं, उनमें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है ये, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रवर्तित है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है। और इस योजना में सीमा क्षेत्र का जो विकास है उस पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सीमा क्षेत्र में जो है कई अवैध प्रकार की घुसपैठ की गतिविधियां, ड्रग्स संबंधित गतिविधियां, सीमा पार आवागमन से जुड़ी गतिविधियां होती है। तो ऐसे में उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए और उस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्हें शुरू किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत बहुत से जनोपयोगी कार्य, जिनमें खास करके कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना और आधारभूत संरचनाओं का विकास करना सम्मिलित है, वो सारा का सारा किया जा रहा है। अगली योजना है जो पिछले ही वित्त वर्ष में शुरू की गई, फरवरी 2020 में गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना को बदल करके उसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो पहले एक योजना थी गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना, लोगों की सहायता लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य, रोजगार सृजन, परिसंपत्तियों के निर्माण के जैसे काम जो है वो किए जाते हैं। तो योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस योजना के अंतर्गत जैसे शमशान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए 70% राशि राज्य सरकार देती है। अगर टीएसपी है तो वहां पर 80% है। तो कब्रिस्तान के लिए 90% और बाकी सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए 70% राशि दी जाती है और शेष राशि जो है उसका संकलन जनता से किया जाता है। जो आसपास रहने वाली जनता है उनसे इस पैसे का संकलन होता है। तो अब तक 400 से भी ज्यादा कार्य इसके अंतर्गत पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से राजस्थान का एक और पिछड़ा क्षेत्र जिसको बोलते हैं डांग क्षेत्र, तो जो चंबल नदी का बीहड़ घाटी वाला क्षेत्र है, जहां पर बहुत से दस्युग्रस्त क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं, थोड़ा पिछड़ापन भी देखने को मिलता है, उसको हम डांग क्षेत्र कहते हैं। ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आधारभूत सुविधाएं हो, और इसीलिए सरकार द्वारा 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। पुनः कार्यक्रम 8 जिलों में है, जिसमें डांग क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी सम्मिलित है। यहाँ की कुल 26 पंचायत समितियों में ये काम लागू हो रहे हैं, जहाँ विकास गतिविधियों को इस योजना में बढ़ावा दिया जा रहा है। सब में सिंपल है। देखो अब ये फालतू का आपको ये याद नहीं करना है कितना व्यय किया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें केवल योजना का बेसिक पता रखना है बिल्कुल, ताकि परीक्षा में पूछे तो आप 4-5 पंक्तियां इस पर लिख सके। सभी में काम तो एक ही है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी योजना जो है वो आधारभूत संरचना के विकास, स्वरोजगार के लिए जो है, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के विकास की बात करती है। इसके बाद आता है अपना मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य क्षेत्र है, जिसमें आपके अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जैसे क्षेत्र आते हैं, जो कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास में नहीं आते। मतलब जनजातीय क्षेत्रीय विकास के क्षेत्रों को छोड़ करके, ठीक है, जो बाकी क्षेत्र है वो मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इन जिलों में। इस क्षेत्र में जो है भूमि की भी कमी है, पानी की भी कमी है और पशुधन की भी कमी है, और इसीलिए यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। इसीलिए वर्ष 2005-06 में 5 जिलों के 14 खंडों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आज ये 16 खंडों में लागू है और इसके अंतर्गत जल ग्रहण का विकास, वाटरशेड का डेवलपमेंट करना, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने के पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों को इस योजना में इन 5 क्षेत्रों में, जिनमें 5 कौन से, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इनमें लागू किया जा रहा है। इसके बाद आता है अपना स्वविवेक जिला विकास। तो स्थानीय जो एरिया है उसमें रहने वाले जो समुदाय हैं, उनकी जितनी जरूरतें हैं उसके हिसाब से अपने विवेक से जिले का विकास करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके एक योजना 2005-06 में शुरू की गई। इसमें अपने विवेक अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन,
पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण जैसी आधारभूत गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। योजना में काम कराने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है और उनके द्वारा इस योजना में काम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायोफ्यूल प्राधिकरण। तो बायोफ्यूल को लेकर के राजस्थान में काफी संभावनाएं हैं और बायोफ्यूल आने वाले समय में ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत भी है, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करता है। तो राजस्थान की कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है और जो वन क्षेत्र की अनुपयोगी भूमि है, वहां पर रतनजोत अर्थात जेट्रोफा और उसी की तरह के अन्य तेलीय पौधों की खेती से जैविक ईंधन को बढ़ाने के लिए राज्य में 2007 में राज्य सरकार द्वारा बायोफ्यूल नीति घोषित की गई थी, ठीक है, और एक बायोफ्यूल प्राधिकरण भी बनाया गया था। राज्य के 12 जिले में, जिनमें 12 बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर तथा प्रतापगढ़ है, वहां पर इन पौधों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के 8 पूर्वी जिले और भी हैं जिनमें करंज नामक पौधे का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे भी तेल हमको मिलता है। तो ये रतनजोत और करंज का उत्पादन बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा इस योजना में किया जा रहा है। बायोफ्यूल नीति 2007 में आई, लेकिन बायोफ्यूल नियम हमारे यहाँ पर 2019 में निकाले गए हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बायोफ्यूल ने जो 12 बायोफ्यूल जिले हैं उनमें मनरेगा के अंतर्गत जो है राज्य में अभिसरण द्वारा रतनजोत और करंज के लगभग 3 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया गया है। 8050 अधिकारियों, लाभान्वितों और किसानों को रतनजोत पौधारोपण की तकनीक सिखाई गई है। जो राजीविका है उसने महिला स्वयं सहायता समूह के 7500 सदस्यों की आमदनी के लिए रतनजोत का पौधारोपण और उसका बीज एकत्रीकरण का प्रशिक्षण दिया है। इसी तरह से भारत सरकार द्वारा जो ऑयल सीड्स और ऑयल पॉम पर नेशनल मिशन है, उसके अंतर्गत भी राज्य के 20 जिलों में लगभग 1.5 लाख रतनजोत, करंज, महुआ और नीम के स्थानीय पौधे रोपित किए गए हैं। इसी तरह से विश्व बायोफ्यूल दिवस 2020 के अवसर पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया और राजस्थान बायोडीजल नियम 2019 भी जारी किए गए विश्व बायोफ्यूल दिवस 2019 के अवसर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की। ये अलग योजना है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से कंफ्यूज नहीं होना है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 2022 तक प्रत्येक जो क्षेत्र के सांसद है उनको 3-3 गांवों का विकास करना है और इसीलिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है चयनित पंचायतों का समग्र विकास करते हुए उनको आदर्श गांव के रूप में स्थापित करना, वहां के लोगों को अच्छा जीवन स्तर और पर्याप्त रूप में सुधार करना भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ताकि बाकी लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर के इसी तरह के बेहतर कार्य कर सके। बाकी राज्य जो हमारे राज्य के जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें भी इस तरह से विकास कार्य किए जा सके। तो राजस्थान में अब तक जो चयनित हुए 5 फेज हो चुकी है। पहली फेज में 34, दूसरी फेज में 31, तीसरी में 17, चौथी में 23 और फिर 10। टोटल कितना हो गया? 23 और 10 33 और 17 50, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ जाता है आपका 65। तो कुल मिलाकर के 115 ग्राम पंचायतों को अब तक इसमें चयनित किया जा चुका है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के नाम पर आदर्श ग्राम योजना चल रही है, उसी तरह से मुख्यमंत्री जी के नाम पर मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना चल रही है। योजना अद्वितीय और परिवर्तनकारी बताई गई है क्योंकि ये विकास की दिशा में एक अच्छा दृष्टिकोण रखती है। वही सेम टू सेम फील्ड्स में ये डेवलपमेंट करेगी, ठीक है। कोई सी भी आप योजना पढ़ लो, सब में एक जैसा ही है। इसकी एक खासियत यह है कि ये योजना सामुदायिक सहभागिता पर आधारित है। सब लोग मिलकर के काम करें, अपनी ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाएं, पारदर्शी बनाएं, सभाओं को सक्रिय करें, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। अपने स्तर पर युवाओं द्वारा प्रयास किए जाएं, यही मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में है। योजना का जो पहला चरण था, इसमें 196 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है, ठीक है, और दूसरे चरण में 97 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन हो चुका है। इसके बाद में जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर एक चलाया जा रहा है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर एक स्मार्ट विलेज योजना 2017-18 में शुरू की गई। योजना में 3000 से भी ज्यादा आबादी वाले जो गांव हैं, जहां पर 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो वोटर्स हैं, उसके आधार पर जो है आबादी का गांवों का चयन करके शहर जैसी आधुनिक सुविधाएं देना इसमें सम्मिलित है। अब तक इस योजना में 3275 गांवों को स्मार्ट विलेज में विकसित करने का चयन किया गया है। हालांकि कितने गांव सफलतापूर्वक हो पाए हैं ये तो कोई नहीं जानता।
इस योजना के अंतर्गत जैसे शहरी विशेषताएं हैं, पार्क का होना, अच्छी गलियां होना, एलईडी लाइट या सोलर लाइट होना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना, अन्न के भंडार गृह होना, पशु चिकित्सालय होना, ये सारी चीजें सम्मिलित की गई है। फिर आती है हमारी महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना जो है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 27 नवंबर 2019 को शुरू की गई। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये तो है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, और ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। जन भागीदारी विकास योजना गुरु गोलकर के नाम पर रखी गई है, जबकि महात्मा गांधी आदर्श योजना अपने आप में एक अलग योजना है। तो 150वीं जयंती पर 2019 के अवसर पर इसको शुरू किया गया। योजना के अंतर्गत एक गांव का चयन करके उस गांव को जो है गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित करना है। सेम टू सेम वही चीज है जो महात्मा गांधी आदर्श योजना में, वही गुरु गोवलकर के अंतर्गत भी हमको देखने को मिलती है। बस यह है कि वहां पर हम जनता का सहयोग लेते हैं। इस योजना के तहत मुख्य गतिविधियों में जनसंख्या नियंत्रण करना, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण स्वास्थ्य की व्यवस्था, टीकाकरण करना, नशा मुक्त समाज की व्यवस्था करना और शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना सम्मिलित है। इसके अलावा 14 नवंबर को जो गांव जिनमें महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना चल रही है उनमें जो है मेरा गांव मेरा गौरव नामक एक दिवस का भी आयोजन होता है। तो पूछा जा सकता है कि मेरा गांव मेरा गौरव दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है, तो बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को यह किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी अंतिम आज की जो योजना है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन रूरल और अर्बन से बना हुआ है। रूरबन मतलब रूरल और अर्बन का मिक्सचर, मतलब रूरल क्षेत्र को अर्बन के रूप में डेवलप करना। मिशन का उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए संतुलित विकास करना। तो राष्ट्रीय रूरबन मिशन का उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टर का निर्माण करना। राज्य में पहले चरण में 2015-16 में 5 क्लस्टर हैं, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर। तो ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें चयनित किया गया है। दूसरे चरण में अलवर, बीकानेर, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर जिलों में 6 क्लस्टर का चयन किया गया। क्लस्टर मतलब लोगों का समूह। और तीसरे चरण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ में 4 क्लस्टर इसमें चयनित किए गए हैं। और इसके माध्यम से जो ये ग्रामीण जो क्षेत्र है उनको अर्बन क्षेत्रों के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट ग्रामीण विकास से जुड़ा टॉपिक। इसके अगली कक्षा में हम पंचायती राज के जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर बात करेंगे। सो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ाया है। यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, बहुत जरूरी है। शेयर करें दोस्तों के साथ और बने रहे इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।